हाय फ्रेंड्स, उसके आगे की स्टोरी शुरू करती हूँ। अभी जस्ट दोनों पार्ट अभी निपटाए दे रही रिकॉर्ड करके, क्योंकि अभी मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं पे पहुँचना है, इस वजह से। तो जहाँ मैंने पहला रूम लिया था रेंट पे, वो घर के जस्ट सामने ही था। पहले तो वो देने पे एग्री नहीं थी। तुम्हारी माँ बोलेगी ये तुम उसका घर ख़राब कर रही और तुमने मेरी बेटी को मकान क्यों दे दिया रेंट पे, ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनको सारी बताई जो मेरे साथ उस टाइम पे हो रहा था। पूरा मोहल्ला देख रहा था। कोई ये नहीं कि मैं अकेली ये सब कुछ सह रही थी कहीं जंगल में रह के। सारे मोहल्ले ने देखी ये चीज़ें जो मेरे साथ की जा रही थी। तो रहता है ना कि भाई हमारा कौन सा मैटर है, हम क्यों बोलें। तो सारे चुप थे। तो जब मैंने उनका रूम लिया, मैंने पूछा उनको कि आंटी आप ये बताओ आप रेंट कैसे लोगी। तो बोले कि शोर मत करो ना, अभी वीडियो बना रही। तो उनका कहना था कि नहीं तुम किराया वगैरह रहने दो देने के लिए, और बस बिजली का बिल देती रहना, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते नहीं थे, वो दिल्ली में रहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है भाई इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने कहा ठीक है, देती रहूँगी। अब एक दिन वो बोली कि उनका कुत्ता जो है उनको लाने ले जाने में दिक्कत होती है, तो वो यहाँ छोड़ने की मंशा में, ताकि मेरी सिक्योरिटी रहे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े। अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं परफेक्ट हूँ कि मेरे नज़दीक कोई आ नहीं सकता। मतलब किसी से इतना डरती नहीं कि कोई मेरे घर के अंदर आए। और सोना चांदी है नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा मुझे कोई नीड नहीं है। लेकिन फिर सोचा कि अभी ये रेंट नहीं ले रही हैं तो इतना तो अच्छा है कि थोड़ा सा एहसान इनका कम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है आप छोड़ जाओ उसको, बट उसमें भी जाना है। मैंने बोला उनको कि अगर ये मुझे थोड़ा सा भी अनहैप्पी लगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगी और आप इसको किसी के यहाँ भी भिजवा देना, जो आपके यहाँ पे लोकल में कोई रिलेटिव है उनके यहाँ पे, क्योंकि मैं उसको भी सैड नहीं देख सकती डॉगी को। बोली हाँ ठीक है, मैं भी एग्री हो गई। उसके बाद वो चली गई। अब जो मैं खाती थी वही उसको भी खिलाती थी, अलग से तो बना के खिलाऊंगी नहीं। चावल थे या कुछ भी था जो भी उनके पास स्टोर रखा हुआ था और जो ख़राब हो सकता था वो मुझे दे के गई थी। प्याज लहसुन है, आधा टन के करीब चावल थे वो, तो दे के गई। अब उस कुत्ते ने, जो उनका डॉगी था, जैसे कि मालिक आदत डालेगा वैसी ही रहती हैं। मैं उसको सुबह खाना दे के जाती थी, सुबह खिला देती थी, दोपहर का रख देती थी और शाम में आके उसको बना के खिलाती थी। ये रूटीन हो गया था। दिन में बच्चे घर पे होते थे तीनों, जो कि उस टाइम पे थे करीब 6 साल से अंदर ही थे। तो सारे अकेले ही रहते थे। उसके कुत्ते की कभी कभी शरारतों का शिकार भी हो जाते थे। बेटी को उसने, मेरी बड़ी वाली बेटी को, कई बार जीने से भी गिराया। और फिर उसने शुरू कर दिया सामान काटना। कभी कपड़े काट रहा, कभी कुछ काट रहा, कभी कुछ काट रहा। इनकम है नहीं मेरे पास और उसने काटना पीटना शुरू कर दिया। तो मैं जब परेशान हो गई तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी ऐसा आपका जो डॉगी जो है उसको आप हटाओ यहाँ से, कहीं पे भी लेके जाओ, कुछ भी करो। तो हाँ हाँ करके अभी आ रहे, कल आ रहे, परसों आ रहे, ये करते करते उन्होंने लापरवाही का अपना दिखाया, अपनी गलत टालने वाला काम। तो बहुत वो दिक्कत दे रहा था। गैस बंद कर दो जाके। तो अब इसी बीच क्या हुआ कि एक दिन अचानक से वही मेरी माताश्री जिन्होंने मुझे घर से निकाला था वो पहुंची उस किराए वाले मकान में। और मैं देख के हैरान कि भाई ये कैसे आ गई। और इनकी बेशर्मी पे भी दाद देनी चाहिए कि जिस बेटी को उन्होंने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, उसी बेटी के पास ये इसी मुंह से वापस भी जा रही हैं। मैं समझ गई, मैंने कहा कुछ तो कांड है। उससे पहले मुझे मेरी ददियाल से कॉल आ गया था कि हाई कोर्ट का जो केस है वो फाइनल हो गया है और उसका क्लेम का पैसा आ गया है। अमाउंट थी उसकी 8 लाख। तो मुझे तो पता ही था कि क्या अब मैटर है। अब मेरी माता जी आई मेरे पास, बोली कि वो क्लेम का पैसा आया है, उसमें तुम्हारे दादी बाबा का कुछ नहीं है, आधा मेरा है और आधा तुम्हारा है। मैंने भी सोचा मेरे ऊपर कर्जा हो गया अभी, सच में कर्जा है 50,000 रुपये का लगभग अभी भी। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, वो कर्जा भी उतर जाएगा और थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बच्चे हैं छोटे हैं तो इनको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ये सोचा मैंने। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा करो मुझे वकील का नंबर दो,
कि ये भी भरोसा नहीं कि ये औरत क्या करके रखेगी जो इतना इस लेवल तक गिर गई माँ होके। बोली वकील का नंबर नहीं है। मैंने कहा दो, कल आपने बात किया, आज आपके पास नंबर नहीं है। फिर इन्होंने वकील से बात करके सारी प्लानिंग बिठाई और मुझे नंबर पकड़ा दिया। और उस रट्टू तोते ने मुझे वही सारा कुछ बता दिया जो उन्होंने उसको सिखाया कि मैडम आधा आपका है और वो आपको मिलेगा, आप ऐसे ऐसे आधार वगैरह सब कुछ लेके आइए, कल मिलिए आके। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने बोला मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, अलग से जाऊंगी मैं। अलग से पहुंची। वहाँ जब मैं गई तो देखा कि ये बैठी हैं। वो तो खैर इनका जाना बनता है, लालची कुत्ता हर जगह रोटी मिलने पे दिख जाता है वहीं पे। तो ये तो वहीं पे बैठी थी और इनके साथ इनके पूज्य पिताजी भी बैठे थे, जो कि जाने जाते हैं कि पीएनबी बैंक में मैनेजर और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे रहे हैं, काफ़ी ईमानदार रहे हैं। मैं भी यही मानती थी जब तक आंखों से देखा नहीं कि बेईमान कैसा होता है। तो वकील ने, जो उनका लॉयर था, उसने एक ब्लैंक पेपर मेरी तरफ खिसका दिया। बोला आप इस पर साइन कर दो। मैंने कहा क्यों? मैं अभी ब्लैंक पेपर पर साइन कर दूँ, आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो और साइन भी आपको मेरे मिल जाएंगे। बोला अभी आपकी मम्मी के डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ और आप कर दीजिए, आप ही का बस रेडी करने जा रहा हूँ, तब तक अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगी। मैंने कर दिए ये सोच के कि ये औरत गलत हो सकती है, बट जो आदमी बैठा है मैंने इसी से सीखा है कि कर्म की पूजा है। वो इकलौता आदमी था जिसकी मैं इज्जत करती थी, दिल से करती थी, करती हूँ नहीं। और मैंने साइन कर दिए। जैसे ही मैंने साइन किए, वकील ने तुरंत वो पेपर अपनी तरफ खिसका लिया और बोला मैडम आपका कुछ नहीं है, जो कुछ भी क्लेम का पैसा आया है वो आपकी माँ का है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा कैसे? जो आदमी मरा है उसके मरने का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसकी लाइफ पे पड़ा है वो बताओ मुझे। और ये जो औरत जो क्लेम ले रही है, तो उसको मैंने कहा पूछो अपने हस्बैंड के उसमें ये किसका नाम लिखती है। मैंने कहा मैं अपने बाप का लिखती हूँ जो दुनिया में नहीं है, और ज़िंदगी भर उसी का लिखूँगी। तो बोला कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैडम, और जब आपके फादर की डेथ हुई तब तो ये उनकी बीवी थी। मैंने कहा ठीक है। सारे रास्ते में रोते हुए आई कि इस औरत ने मुझे पूरी ज़िंदगी सुनाया था जब तक इसके घर में रही कि मेरी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। अगर मैं दुनिया में नहीं आती तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती थी, जबकि उसने मुझे ऐसे निचोड़ा है, हर तरीके से ऐसे यूज किया है कि मैं तो शायद किसी चीज़ को भी यूज नहीं करूँ। इंसान की तो बात अलग है, बेटी की तो बहुत ही बात अलग है। शादी हुई, उसमें 54 की खर्च नहीं हुई कहीं पे भी, देने का कोई नाम नहीं और लेना सबको है, ये तुकबंदी उसकी। तो फिर मैंने रास्ते से मौसी को फ़ोन किया, मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी सी बात है और ये हुआ। उनको भी गुस्सा आया उस टाइम। फिर काफ़ी टाइम तक उनकी शायद बोलचाल भी बंद रही, मुझे नहीं पता। बट मेरी नज़र में यह था कि जो माँ का चैप्टर है वो लाइफ टाइम के लिए, जैसे हस्बैंड हो गया मुर्दा, वैसे माँ भी हो गई डेड। मेरा ये है, एक बार अगर मैंने माइंडसेट बना लिया फिर आसमान झुक जाए मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान मर गया उसके बाद अगर तुम जाके कुछ भी कर लो क्या फ़र्क पड़ता है। तो फीलिंग्स का भी ऐसे ही रहता है, मेरी मर जाती है फिर ज़िंदा नहीं होती कभी। तो मैं ऐसे ही किराए पे रहने लगी। फिर वो कुछ टाइम के बाद जो मकान मालकिन थी वो आई, बोली आई क्या मतलब, उसने फ़ोन किया, बोली किराया। मैंने किस चीज़ का? बोली कमरे का। मैंने क्यों? तुमने कहा था कि बिजली का बिल देते रहना, तो वो तुम्हें दे दिया, तुम्हारा जमा करती रही मैं। और मैंने कहा अगर तुम्हें रेंट चाहिए था, मैं पागल हूँ तुम्हारा कुत्ता पालूंगी, उसका भी खर्चा होता है। जो सिलेंडर मेरा 3 kg का महीने में एक बार भर रहा, अब वो भर रहा 2 बार। सब्जी का खर्चा बढ़ा, बाकी सारा बढ़ा। फिर उसने छोटी छोटी वो चीज़ों पे आई कि मैंने तुम्हें ये दिया था, वो दिया था। मैंने कहा दिया तुमने जो कुछ भी था वो मैंने मांगा नहीं था, तुमने दिया अपनी मर्जी से, नहीं देती तो तुम्हारा ख़राब हो जाता, इसलिए तुम दे के गई, तो उसकी मुझे कीमत मत गिना वो भी। तो जिस टाइप की औरत थी उसने उसी तरीके से बात भी की। फिर उस औरत ने अपना नाम बचाने के लिए फिर उसने मेरे नाम पे बट्टा लगाया कि मैं बहुत लड़ाकू हूँ, झगड़ालू हूँ और मैंने घर का रेंट नहीं दिया। ये किसी को नहीं बताया कि हमारे बीच में बात क्या हुई थी, लेकिन अभी यूट्यूब पे हूँ तो सारी दुनिया को पता लगेगा और सारे पड़ोसियों को भी। होना चाहिए ये चीज़। मुझे लगता है कि हम जब किसी के साथ जब अन्याय किसी का सहते हैं तो आगे जाके अगर उसको जवाब नहीं देते, वो आगे जाके किसी और को परेशान करता है, फिर हम उसके भी दोषी बनते हैं जो अगला बंदा सहता है। क्योंकि अगर हमने वक्त रहते जवाब दिया होता तो आज कोई और उसका शिकार नहीं होता। शायद इसीलिए कहते हैं
कि अत्याचारी का अगर अत्याचार आप सहते हो तो आप भी दोषी बनते हो, दोषी आप अगले के बन जाते हो। मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें, बहुत दिमाग लगाती हूँ, ठीक तरह इसीलिए हूँ। तो उसके बाद में ये सिलसिला स्टार्ट हो गया कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और ये अब ये मेरे बच्चों के पीछे लगी। क्यों? इनकी बेटी जो है वो पढ़ रही मेडिकल कॉलेज में, और कल को भाई फिर से एक सर्वेंट चाहिए उनको, क्योंकि जब बेटी कहीं अगर उसकी जॉब लग गई तो उनका घर कौन संभालेगा। और वो तो औरत इतनी बड़ी नवाब है कि वो एक कप चाय बना के नहीं पीती, आज भी नहीं पीती है, बैठी रहेगी। कोई बाहर गया तो इंतज़ार करेगी कि वो आए और उसको चाय बना के दे। आज दिन तक मैं अलग रह रही, बट आदत जान लेती हूँ हर किसी की। तो अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ी। जहाँ मैं किराए पर रह रही थी, दूसरे मकान में मैं पहुँची, फौजी अंकल के मकान में। इसने वहाँ जाना शुरू किया और बच्चों को मेरे पैसे दे दी, 5 रुपये, 5-5 रुपये दे दी सबको। मैं हॉस्पिटल से लौट के आई, बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी नानू ने ये रुपए दिए, और नानू बोलती थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अभी जाओ, अभी के अभी, और ये पैसा उसके मुंह पे फेंक के आओ, उस औरत के। क्योंकि अगर उसे भला ही चाहिए होता तो वो 8 लाख खा के बैठती, या इतना परेशान कर देती कि घर से निकल जाते हम लोग। तब उसने नहीं सोचा, ना मेरा सोचा, ना तुम्हारा सोचा। आज जब घर छोड़ दिया, अब ये लाड़ दिखाने का मतलब क्या बनता है? मैंने कहा फेंक के आओ पैसे। फेंक आई। मेरे हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी एब्सेंस में बच्चे घर पे रह जाते थे। अब इसने एक उसको मैंने टाइटल दिया वो औरत, उससे बेहतर मुझे वर्ड मिला नहीं। तो अब वो औरत जो थी वो मेरे बच्चों से नज़दीकी बना रही, स्पेशली बड़ी वाली बेटी से। ये छोटे उसको बोझ लगते थे। ये बेटा मेरा खड़ा है, इसको देख के बोलती थी कि ये अपने बाप जैसा लगता है, मुझे इससे नफरत है, ये बोलती थी। जो बच्चा भी, उसको पता भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उस औरत से वो, उस बच्चे से वो नफरत कर रही थी औरत। उसकी बेवकूफ़ी की हद देखोगा। मुझे तो बुरा लगता था कि वो बेटी भी उसी की है, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, वो भी उसी की बेटी है। तो करते करते फिर मैंने बच्चों को प्यार से समझाया। जब नहीं समझे फिर मैंने हाथ उठाना शुरू किया कि थोड़ी देर की चोट जो है वो ठीक है, बजाय इसके कि बच्चे मेरे ज़िंदगी भर की ठोकर खाएं एक ऐसी औरत से जो अपनी औलाद की सगी नहीं है। देखो बेटा डब्बा रखा है, माल वाला वो उठा दो। तो अब मोहल्ले के लोग देखें तो वो भी परेशान देख के कि मैं मार रही बच्चों को। अब मोहल्ले वाले सिर्फ मार देख रहे हो, उनको ये नहीं दिख रहा कि जिस चोट से मैं बचाने की कोशिश कर रही वो इस मार से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है, बदतर है। क्योंकि मैं तो जेल बैठी, तो उसका तकलीफ मुझी को पता है। तो मोहल्ले वालों ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती तो तुम उसके बच्चों से दूर रहो। घर उसने छोड़ दिया तो क्या ही है। और मोहल्ले वाले भी देख रहे कि मैं बहुत मुश्किल से अपने बच्चे बड़े कर रही थी। फिर उसके बाद में एक डॉक्टर के मकान में पहुंची। अब इन्होंने दोनों बहनों ने प्लानिंग की, मेरी माँ और उसकी बहन ने, कि बिट्टू बड़ी हो रही है, मेरी बेटी जो है शगुन बड़ी हो रही है और उसको मुझसे ले लेना चाहिए, छीन लेना चाहिए मुझसे। क्यों? मुझे रीज़न नहीं था। और जिस हॉस्पिटल में उसने मुझे लगवाया था उसमें वो भी जाती थी, तो उसने एक तरह से सिफारिश पे मुझे लगवाया था। अब मेरे ऊपर प्रेशर देना शुरू किया कि बच्चों का एडमिशन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। तो मैंने कहा ये चीज़ें मुझसे क्यों भूल रही हो? ये चीज़ें जब तुमने बेटी करवाई थी तो जिसके कहने पर तुमने करवाई, अब उसको बोलो कि वो खर्चा दे। भाई मैं कितना करूँ? मेरा 1.5 लाख का जेवर बिक गया, जो मैंने अगर अपनी वकालत पे खर्च कर लेती तो आज मैं इस लायक होती कि अपना खर्चा उठा सकती थी। लेकिन मैंने नहीं बेचा क्योंकि वो मेरे बाप की निशानी की तरह था मेरे लिए। तो इन लोगों का प्रेशर बढ़ा। जब घर में रहती थी अपनी माँ के, तो मैंने उनको बोला था कि मेरी बेटी जो है इसका एडमिशन अपने गांव में करवा दो, जहाँ पे वो आंगनवाड़ी में पढ़ाने जाती थी वहाँ पे, ताकि जो है कि उसका वो बन जाए। आधार ऐसे बन नहीं रहा था, मैंने बनवाया तो छोटे वालों का बन गया बस, बट उसका बना नहीं क्योंकि वो 5 साल से ऊपर हो गई थी, इसलिए।
तो बोला मैंने उनको था, बट जवाब उनके बेटे ने दिया कि पैदा करने के हो तुम लोग। अब उसने जो बोला, अकल तो उसे भी है थी, वो भी 23-24 साल का था। तो उसके बाद फिर मैंने आगे बात नहीं की, और वो इस चक्कर में सरकारी स्कूल में एडमिशन हो नहीं पा रहा था, और पैसे मेरे पास थे, तो बच्चे घर पे ही घूम रहे सारे। इन लोगों को वो भी दिक्कत वो रहती है ना, एक आदत उंगली करने वाली, कि जिनके बस का कुछ नहीं होता, उनका बस का एक ही चीज़ होता है कि वो मुंह बहुत चलाते हैं दूसरों के मामले में। तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फिर बोले कि मम्मी के पास भेज दो, अपनी नाक के चक्कर में क्यों उसका फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। दोनों बहनों की प्लानिंग थी ये। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है। मैंने भेज दिया कुछ दिन के लिए, इस सोच के साथ कि उसका एडमिशन आधार वगैरह बन गया, मैं अपनी बेटी को वापस बुला लूँगी, क्योंकि जो वक्त मैंने और मेरे बच्चों ने जिया है उस घर में, उस औरत के घर में, वो इस जन्म में तो भूलने से रही, और किसी का बाप भुला भी नहीं सकता, चाहे पैर पड़े चाहे कुछ भी करे। मैंने भेज दिया बेटी को कुछ टाइम के लिए। जब भेज दिया तो उसके बाद अब क्या हो गया, धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया जाने लगा, उसका आना जाना कम हो गया, मुझसे मिलना कम हो गया। ये चीज़ मुझे दिक्कत दे रही थी कि जिस बच्चे के लिए मैं इतनी वो सब कुछ होने के बावजूद, कि कोई इंसान अगर मुझे एक बार ये बोल दे कि मेरे घर पे आना नहीं, तो वो साला मर भी जाए मैं तब भी ना जाऊँ, मरने के बाद भी उसके। और मैं इस औरत के घर में घुसी थी बच्चों की वजह से, जब इसने मुझे निकाला था उसके बावजूद भी मैं आई इसके घर। शादी में भी थूक के गई थी कि कभी नहीं आऊँगी। हस्बैंड की जब लक्षण ऐसे देखे तब मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आती थी कि थोड़ा ठीक हो जाए, हीलिंग के लिए। तो मैंने कहा मैं अपना बच्चा कैसे छोड़ दूँ इतनी दिक्कतें उठाने के बाद। मैंने कहा नहीं दूँगी। अब उसके लक्षण मुझे समझ आ रहे बेटी के, आती थी कभी कभार मिलने के लिए, स्टार्टिंग में तो आती रही, अब जैसे जैसे वो उनके घर पर रह रही वैसे वैसे उसका दिमाग ये लोग ब्रेन वॉश कर रहे। एक दिन आई और बोली कि मम्मी तुम चीकू को ज़्यादा प्यार करती हो, बेटे को। वो साइलेंट था, थोड़ा कमज़ोर भी था, इसलिए उसकी तरफ था थोड़ा सा ज़्यादा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी दोनों बेटियां जो है वो मेरी नज़र में फालतू थी। मैंने एक 60 साल के बुड्ढे की क्लास लगाई थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे शिकायत की थी कि उसने गलत तरीके से मेरी बेटी से बात की, तो मैंने उसकी भी क्लास लगाई थी। तो जब मैंने ये सुना तो मैं दंग रह गई सुन के। फिर एक दिन बोली कि अगर मैं मम्मी अकेली होती तो ज़्यादा ठीक रहता, ये चीकू रिद्दी नहीं होते। ये सारी चीज़ें उसके पास से तब निकल जब वो उस औरत के घर पे रह रही। फिर एक दिन बोली कि मुझे नानी के पास रहना है। मैंने कहा अच्छा। बोली वो मुझे आप जब हॉस्पिटल जाती थी तो मुझे वो नानू कमरे में बंद कर देती थी, लेकिन जब आप हॉस्पिटल चली जाती थी फिर वो मुझे कमरे से बाहर निकाल देती थी। अब ये वो बच्चा बोल रहा है जो जिसके दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही, वो दिमाग में घुसेड़ने वाला वो तो महाचूतिया है ही है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो चीज़ मैंने फेस की है। मैं जब शाम को हॉस्पिटल से लौट के आती थी तो बच्चों को पूछती थी कि तुम कमरे में ही रहे, तो ये बोलते थे हाँ, और वही बच्ची आज उसके मुंह से निकलवाया जा रहा है कि वो बाद में गेट खोल दिए जाते थे। जो औरत मेरे सामने बाउंड्री बना रही ऐसे कि इतनी जगह से तुम्हारे बच्चे निकलेंगे नहीं, वो औरत आज चाहे अपने लड़के की कसम खाए चाहे दुनिया में किसी भी की कसम खा ले, मैं भरोसा नहीं करती उस पर। मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा अब ये मेरी बेटी के पीछे पड़ी है उसी नौकर बनाने के चक्कर में। ये चीज़ जैसे ही मेरे दिमाग में मैं तुरंत अड़ गई। मैंने फ़ोन लगाया उस कुतिया के पास जिसने भिजवाया था, उसकी बहन। मैंने कहा कि ऐसी सी बात है, और मैंने कहा मुझे मेरा बच्चा चाहिए वापस, आधार वगैरह उसका बन गया। मैंने कहा मैं उसको एडमिशन वगैरह सब करवा लूँगी। बोली मेरी बात ख़राब हो रही। ये कौन जवाब दे रहा? मेरी मौसी, कि उसकी बात ख़राब हो रही। जहाँ पे बात मेरे हक की हो उसकी बात ख़राब हो रही। उसकी बात तब नहीं ख़राब हुई जब उसने ये कहा था कि औलाद कर लो और वो सारा कुछ देखेगा, उन बच्चों का खर्चा मैंने उठाया, तब उसकी बात ख़राब नहीं हुई। कभी बात कहीं पे ख़राब नहीं हुई, क्योंकि सारी चीज़ें उसके मतलब की हो रही थी। इसलिए फिर मैं पुलिस के पास गई, मैंने पुलिस को बीच में डाला, अपनी बेटी को वापस लिया। ये चीज़ सबको दिक्कत देगी घर में,
कि मैं अपनी बेटी के लिए अपनी माँ के अगेंस्ट चली गई। जाऊँगी ना, बात हक की है। अगर मेरी माँ मेरा इस्तेमाल कर सकती है मेरे ख़ानदानी प्रॉपर्टी लेने के लिए, अगर नहीं रखती ऐसी इंटेंशन, तो मेरे बालिग होने के बाद उसने केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मुझे क्यों हैंड ओवर नहीं किए? दे सकती थी वो, लेकिन उसने नहीं दिए क्योंकि उसके मन में लालच था। अभी वो अपना कुछ भी सफाई दे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार इंटेंशन मुझे समझ आ गई, उसके बाद में फिर मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और से सलाह लेने की। और मैंने हॉस्पिटल में बोल भी दिया था, जो मालिक थे और बाकी लोग थे, मैंने कहा कि ये मेरी बेटी को छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और लगाया भी। जब पुलिस आई थी तो ये बुराई कर रही थी कि ये वो ऐसे ऐसे बच्चे को मारती है, ये करती है, वो करती है। तो पुलिस वालों ने कहा कि वो अपनी बेटी को मारती है, आपको क्या दिक्कत है? और आपको बेटी ही क्यों लेनी है उसकी? आप अपनी बेटी को घर में रखो, वो भी आएगी, उसके साथ और भी आएंगे। तो सुन के फट गई, क्योंकि जिम्मेदारी ऐसी नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है जिम्मेदारी। इतना छोटा सा वर्ड होता है, लेकिन निभाओ ना तो पूरी ज़िंदगी चली जाती है। मैंने निभाई अकेले, इसलिए मुझे पता है। मैं 7 साल से ऐसी नहीं भटक रही। बहुत कुछ मैंने देख लिया, बहुत लोगों को आजमा लिया, बहुत दुनिया का समझ लिया, भगवान का समझ लिया, सारे सिस्टम में समझ के बैठी अभी। और इसीलिए घुटने नहीं टेक रही कि अपना रास्ता मुझे सही रखना है, ताकि कल को जब दूसरे भरने में नंबर लगाएंगे तो उसका मज़ा अलग होगा झूठा मारने का। उसके बाद से ये सिलसिला चला। फिर मुझे नौकरी से निकलवा दिया। अब जब वो समझ गई कि ये अपनी बेटी नहीं देगी, मुझे निकलवा दिया नौकरी से। एक बार भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। पेटी रख दो, खराब हो जाएगा। फिर उसने नौकरी से निकलवाया। हॉस्पिटल जितने भी हैं कमालगंज में, इस टाउन में, हर जगह फ़ोन करके मना कर दिया कि कोई मुझे जॉब पे नहीं रखे। घमंडी है ना बहुत, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, शुद्ध शब्दों में कहूँ तो। एक पियक्कड़ औरत जो शराब भी पीती है और लेस्बियन भी है। मुझे 11 साल की उम्र से ये चीज़ पता है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं सामने से जुटती नहीं ऐसे, जब तक मेरे सर से कोई पानी ऊपर ना कर दे, और बहुत टाइम लगता है इसमें। उसने कर दिया अभी, तो अभी ये बोलना मेरा भी फ़र्ज़ है कि वो और उससे कनेक्टेड हर एक लड़की इसी टाइप की जो उसके आसपास दिखती है ज़्यादातर। रात दिन में बिटिया होती है और रात को वो कुछ और ही होती है, और पूरा घर ये बात जानता है। शायद ही कोई हो जो नहीं जाने, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि बिना कपड़ों के भी बरामद हुई है 2-4 बार अपने घर में। किराए पे जो रहे वो भी जानते हैं। तो उस औरत का मैं समझ गई कि अभी ये खिसियाएगी, क्योंकि हार का अभी तक सामना तो किया नहीं, भी खिसियाई बैठी है दोनों। खिसियानी भी खंबा नोचे। इस हद तक मैं मजबूर हो गई कि मैंने दूसरों के घर में जाके ग्रेजुएट होकर मैंने झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया। वो जो 1 करोड़ की बारिश थी, वो बाप के ना होने की वजह से, भाई के ना होने की वजह से ये सब कुछ कर रही। रुक सकती है थोड़ी सी और बची है। और उसके बाद से भूखों मरने की नौबत आ गई। फिर जिसका मैं काम कर रही थी, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला काम जो है, जिसका मैंने करना शुरू किया, उसने पहले बोला कि वो एडवांस भी दे सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर ये नौबत आ गई कि घर में भूखों मरने वाली बिल्कुल, तब मैंने ये झाड़ू पोछा वाला काम स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर इन लोगों की प्लानिंग चलती रही। मकान मालिक जो था उसे रेंट चाहिए था, करोड़पति आदमी है वो भी, करोड़पति भी नहीं, उसको अरबपति बोल सकते हैं, कि घर में मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ये भी पता है, सब कुछ पता है उसको। मैंने सारा कुछ उससे शेयर भी किया कि मैं यहाँ पे इस स्टेज तक क्यों आई लाइफ की, सारा कुछ पता था। बट उसका एक ही था, मुझे रेंट दो, कहीं से ला के दो। मैंने लोगों से भीख मांगी, जो जान पहचान के थे उनसे रुपए उधार लेके मैंने दिए, उसका रेंट पूरा किया। उसके बाद फिर इन लोगों ने ऐसा स्वांग रच के रखा, किराया नहीं दे पाई तो मकान मालिक ने ताला लगा दिया मेरे रूम में, मैं और बच्चे कमरे से बाहर गैलरी में। जिसका काम करती थी वो आया, वो पैसे नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके खुद के पास नहीं थे। उसका सिस्टम थोड़ा सा मेंटली हिला हुआ, मैं मानती हूँ, कि उसने पैसे नहीं दिए। जब भी पैसे मांगो तो बोलता था सामान ले लो, कुछ भी, आप बताओ क्या चाहिए।
अभी मकान मालिक को मैं वो नहीं दे सकती ना कि आटा दे दूँ, चीनी दे दूँ। उसको पैसे चाहिए, उसको कैश चाहिए तो कैश ही देना पड़ेगा। तो उसने देखा अब मकान मालिक को रेंट चाहिए और काम वाला दे नहीं रहा। उसने लगा दिया ताला। 2 दिन में पड़ोसियों के घर पे लेटी, मैं और बच्चे। पड़ोसियों ने खिलाया पिलाया, वो लोग जो मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं बल्कि, ठीक है, उन लोगों के घर पे, उनके घर पे दही में और उन्होंने लेटाया। उसके बाद में जिसका काम करती थी उसका फोकस होना चाहिए था कि वो पैसे मुझे कैसे दे, लेकिन उसने इस चीज़ पे ध्यान ना देके उसने दूसरा गणित लगाया, हस्बैंड का नंबर निकालो। और दुर्भाग्य से उस दिन मेरी डायरी बाहर रह गई थी, तो उसने कैसे भी हस्बैंड का तो उसे नंबर नहीं मिला, क्योंकि उसका मैं कोई प्रूफ नहीं रखती अपने पास, मुझे पसंद ही नहीं है, इतनी नफरत है उससे। एक पड़ोसी का नंबर मिला, उसने कॉल किया और दूसरे दिन मिलने के लिए बुला लिया। अब उसको नहीं पता जिसको वो न्योता दे रहा है वो क्या भला है, और मैं तो भुगते बैठी। मैंने उसको बोला, उसको बुला रहे हो ये पहली तुम्हारी बेवकूफ़ी है, दूसरी चीज़ ये याद रखो अगर उसको बुला रहे हो तो एक कैमरा तैयार रखना, ये अपनी बात से कब पलटेगा तुम्हारे बाप को भी खबर नहीं लगेगी। बोला आप परेशान मत हो, और मैंने कहा अगर बच्चे भेज रहे हो तो तीनों भेजना, क्योंकि अगर इनमें से एक भी अलग हो गया उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। दुश्मन एक नहीं है और बाहर वाला भी नहीं है, दुश्मन घर का है। सब कुछ समझाने के बावजूद भी उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें तमीज़ नहीं थी। वो आया और तीनों बच्चों को, भाई मैंने तो पूरी लिस्ट बना के रखी थी, जितना इतने दिनों में मेरे ऊपर कर्जा हुआ, खर्चा हुआ, मेरा सारा कुछ मैंने जोड़ के रखा था। मैंने कहा तीनों बच्चे ले जाओ और ये खर्चा है, इतनी अमाउंट मेरी खर्च हुई है वो मुझे दो, क्योंकि बच्चे तुम्हें चाहिए थे, मेहनत मैं अपनी छोड़ दी, जो कुछ भी मैंने सहा है। तो बोला कि मैं एक ही को ले जाऊंगा, इन दो को नहीं। तो मैंने कहा क्यों भाई, खिलाने के लिए नहीं है अगर तो एक को ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इन दो को खिला रही उसको छोड़ दी। लेके जाओ तो तीनों को लेके जाओ, छोड़ के जाओ तो तीनों को छोड़ के जाओ। वो तीन को ले जाने पे एग्री नहीं था। मैंने बच्चों को समेटा, मैंने कहा चलो अपने कमरे पे चलते हैं वापस। मैं लेके चली है, जिसका काम करती उसकी बीवी वो हाय हेलो करवाने के लिए मेरी बेटी को ले गई। गलती मुझसे ये हो गई कि इस डायनो को मैंने बुला लिया था जो मेरी मौसी है, ताकि बड़े बुजुर्गों में कुछ एक इंसान ऐसा रहे जो घर का रहे। मेरा तो इरादे नहीं है सामने जाने का उसके, क्योंकि मुझे शक्ल ही से नफरत है बिल्कुल। तो अब ये आया और यहाँ पे आके उसने बोल दिया कि मैं एक ही बच्चे को ले जाऊंगा। मौसी बोली हाँ ले जाओ एक को। उसका मतलब था कि मैं जॉब करूंगा कि बच्चे देखूंगा। उसके घर पे वो अकेला नहीं है, उसका भाई भी है, उसकी माँ भी है। 2 बच्चे देखने में कौन सी प्रॉब्लम है। जब इतने बड़े बड़े लेके आई थी तब बोल रहा था कि मेरे बच्चे तुम कैसे लेके गई। फिर 4 साल की उम्र में बच्चे उसके पास छोड़ के आई थी, जब बड़ी बेटी को ले गया। वो तो खैर जिद करके मेरे साथ चली आई। मुझे निकलने के लिए दिन में ताला डाल रखा था, तो मुझे निकलने के लिए घर से नींद की गोलियां देनी पड़ी थी पूरी फैमिली को, तब मैं वहाँ से निकल पाई थी। और दूसरे दिन दरवाजे पे आके मेरे बच्चे उतार गया। यहाँ उसके बाप रख गए थे क्या खिलाने के लिए, या उसके खानदान से कहीं से कुछ आ रहा, वो सारा रखा हुआ था कि ये खिलाओ। और वो बेटी को फरवरी में लेके गया तो वहाँ पे बोल रहा है कि इसकी माँ घर बिगाड़ रही। मोहल्ले की औरतें करीब बैठी थी वहाँ पे 15-20, जो मुझे अभी तक 7 सालों से जिन्होंने मुझे तिल तिल करके मरते देखा, अब उन सारी लोगों को लग रहा कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है, कमी मेरे अंदर है, क्योंकि वो सिर्फ अच्छा बोल रहा है, करता क्या है वो मुझे पता है। औरतें होती हैं ऐसी पागल, दिमाग उनका थोड़ा सा कम चलता है। तो अब ये दिक्कत आई, फिर वो एक बेटी को ले जाने का उसने मूड बना लिया था, तो वो ले ही गया। और 20-25 लोगों के सामने उसने बैठ के ये बोला, जब मैंने अपनी बेटी ले ली थी तो मम्मी ने मुझे जो है, इसने धमकी दी होगी, तो मम्मी ने मुझे बेदखल कर दिया। 8 लाख रुपए जब उनको मिल गए उसके बाद उन्होंने मुझे बेदखल किया। पहले कर देती तो थोड़ा बड़ा हो जाता। अब मेरा किसी से कोई लीगली कॉन्टेक्ट तो है नहीं। फिर ये बोला, वो एक जो समाज रहता है उस समाज के आगे कि ये अकेली रह रही, इसकी मम्मी आज इसके साथ नहीं है, बाकी फैमिली इसके साथ नहीं है, अगर ये सही होती तो वो लोग आज इसके साथ होते। और ये हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रही, डे की कर रही। अरे चुप रहो भाई, खाना खा लो कायदे से बैठ के। तो बोली, अगर बोला कि इसका कैरेक्टर अगर सही है तो ये क्यों रह रही है ऐसे अकेले। वो आदमी बोल रहा जो खुद 10 जगह मुंह मार रहा है, अभी भी मार रहा। वो जो बुढ़िया थी जिसके साथ वो था अभी उसके साथ नहीं है, अभी उसने दूसरी ढूंढ ली, कोई यंग होगी।
पता नहीं कितनी और आनी है। तो ऐसे कुत्ते के साथ रह के कौन करे क्या कुछ। जब मुझे पता लगा था, मैंने भी अपना चेकअप करवाया था, HIV पॉजिटिव तो नहीं हो गई कहीं, निगेटिव देखा मैंने, तब मुझे रिलैक्स हुआ। मैंने कहा बस अब हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो, बस ठीक है। और जब वो 7 सालों तक इतना रगड़ने के बाद जब उसने ये चीज़ बोली कि मेरा अफेयर है किसी के साथ या मेरा कैरेक्टर कौन सा ठीक है, तो वो चीज़ मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा चुभ गई। मैंने कहा अब चाहे ये धरती इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब कोई ना कोई तो लाइफ में आएगा। मैंने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया कि वफादारी की सारी चूल्हे में, पत्नी धर्म गया चूल्हे में, और अब इसके जवान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब ये देखना है कि बिगाड़ता क्या है मेरा। फिर एक इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन फ्रेंड, उनमें से एक ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके बारे में मुझे पता था कि वो विदुर है। मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा देखो डाइवोर्स अभी नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब हो जाएगा उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे, अभी तो फ़िलहाल मामला अटका पड़ा है। और ये बात बोल के अब डाइवोर्स का भी उसने बोला था, हस्बैंड ने बोला कि मैं डाइवोर्स के लिए एग्री हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सिंपैथी गेन कर रहा था सबकी। फिर मैंने वकील को फ़ोन किया तो मुकर गया। तो अब ये डाइवोर्स भी नहीं दे रहा, फिर मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही था। मैंने बोला कि कुछ कुछ तो करूँगी, बट डाइवोर्स मुझे लेना है इससे, इसके नाम पे मैं ज़िंदगी नहीं जी सकती, घटिया आदमी के नाम से। तो एक आदमी को फिर मैंने लड़के को चुना, उससे बात हुई कुछ टाइम तक, फिर अचानक से एक दिन कॉल आया उसकी बीबी का, बोली कि आप मेरे हस्बैंड से बात करती हो। मैंने कहा नहीं, तो मैं जिससे बात करती हूँ वो तो एक विधुर है, उसके बच्चे हैं छोटे और बच्चे मेरे भी हैं। तो मैंने सोचा कि हमारी लाइफ अच्छी चल सकती है एक दूसरे को सपोर्ट करके, उसके बच्चों को माँ मिल जाएगी, मेरे बच्चों को बाप मिल जाएगा, क्या बुरा है उसमें। बोली नहीं, दूसरी शादी मेरे साथ हुई है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं उसे उस लेवल तक लेके आई जहाँ उसने आके मुझे आदमी ने आई लव यू बोल दिया। मैंने उसको बताया नहीं कि तेरी बीबी से मेरी बात हो गई है। जब उसने आई लव यू बोला तो वो मैंने रिकॉर्डिंग उठा के अपने हस्बैंड को भेज दी कि देख मेरा किसी से चल रहा है, ये सोच के कि शायद उसको थोड़ी सी शर्म आ जाए तो वो मुझे डाइवोर्स दे देगा। लेकिन वो महानीच आदमी, तब भी उसने डाइवोर्स देने से मना कर दिया। अब बच्चों का सवाल रहा तो मैं तो खुद ही भीख मांगने वाली भी उस पर आ गई, और एक्चुअल में उसने बोला भी था कि वो मुझसे भीख मंगवाएगा। तो बस यही है कि मैं कटोरा लेके रोड पे नहीं, बाद बाकी सारे काम उसने फिक्स कर रखे हैं ऐसे ही। तो जो इंसान मुझे इस लेवल तक परेशान कर रहा है उसके साथ कौन मुझे रहने पे आमादा करेगा। पूरी रिश्तेदारी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि उसके साथ रहो। जितने लोगों ने उसकी साइड ली उसने हर इंसान को अंगूठे ही दिखाया है, बाद में आज सारे गालियाँ दे रहे उसको, और खाएगा ही। और मैं यहाँ परेशान हो गई, कहाँ से रेंट पे करूँ, कहाँ से क्या करूँ, उस चक्कर में मेरा सिर का दर्द बढ़ गया है। फिर मैंने इतना परेशान हो गई इन सारी चीज़ों से कि मैंने अपनी ही कीमत लगा दी। मैंने अपने आप को बेच दिया 4,500 रुपये में मंथली। अब जो मुझे बचपन से अभी तक से सेव करके रख रहा था, मुझे नहीं आइडिया था कि वो कौन है। मैं समझती थी मेरे पापा हैं, शायद कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए मुझे लगता था मेरे पापा जो हैं वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन था या कौन है मुझे लगता है भी, लेकिन श्योर तो नहीं हो सकती। तो जैसे मैंने ये चीज़ की वैसे ही मुझे इंस्टाग्राम पे एक ऐसा लड़का मिला जिसके साथ आज प्रेजेंट में मैं रिलेशन में हूँ, बॉयफ्रेंड है वो मेरा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ना रोज़ मिलने का झंझट है ना कुछ, पैसे वाला भी नहीं है, बट दिल से प्योर है। और इतना मेरे लिए काफ़ी है कि उसके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। गलती करता है तो कर दी थी गलती, आया था यहाँ पे 21 दिन रहा मेरे साथ, ये देखने के लिए आया था कि आज के टाइम में इतनी एजुकेटेड होकर कोई कैसे रह सकता है ऐसी जगह पे। और जब वो आया उसने एक्चुअली मेरी कंडीशन देखी तो मुझसे लड़ा भी कि अगर पहले बता देती तो कुछ पैसे सेव करके रखता कि तेरे काम आते। मैंने कहा नहीं, रिलेशन वो ठीक है बट पैसे का नहीं होना चाहिए उस बीच में। तभी उसके साथ मैं रिलेशन में हूँ और लाइफ टाइम के लिए हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये बोल रखा है कि हम शादी नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। शादी करने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं चाहती एक ऐसे किसी को हाथ देना ही है कि वो कल को
ये बोले मुझसे कि बच्चों से पहले मैं उसका देखूं। इमोशनल बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट बहुत करता है, तब से मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई। उसके आने के बाद ही मुझ में इतनी स्ट्रेंथ आई है कि आज मैं अपनी कहानी शेयर कर रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग इससे सबक लें, कुछ सीखें। कभी कभी दिल में आता है, जब ज़्यादा परेशान हो जाती तब सोचती भी हूँ कि शायद क्या करूँ, मैं भी मर जाऊँ, बट महादेव को नहीं चाहिए। और 9 साल तक मैं महादेव से नाराज़ थी, अभी वो नाराज़गी भी दूर हो गई, मुझे सारा कुछ समझ आ गया कि क्यों हो रहा है। तभी मेरा टारगेट सिर्फ एक चीज़ पे है कि मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना ही है। तलाश जारी है एक सरकारी वकील की, तो मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करवा सके। और मुझे कुछ नहीं करना, जितना मैंने उसके कर्मों को देखा है, मैं उसकी लैब से निकल जाऊंगी, वो अपनी असली औकात में वापस आ जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ। आप लोग भी देखेंगे ये चीज़। तो अभी के लिए इतना ही है, और बाकी फिर मैं वीडियो वगैरह डालती रहूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, और अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू कर रहा है तो उसको समझिए। ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती, और अच्छी चीज़ों की हमेशा एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वो एक्सपायरी डेट निकलने से पहले पहले उसको संभाल लें, चाहे वो रिलेशन किसी से भी हो। पैसा रहेगा हाथ में, बट अगर अपने साथ में नहीं है तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आप इंजॉय किसके साथ करोगे, तो फील नहीं आएगा आपको। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अगर किसी को इतना प्यार किया, पागलपन की हद तक अपनी बॉडी में भी, आधी बॉडी में उसे जगह दी थी मैंने, तो उसने मुझे इतना दर्द दिया, सब दिया, बट महादेव ने भी एक ऐसा इंसान मुझे दे दिया है जो मुझसे बोलता है कि अगर तुझे कोई परेशान करे तो बोलता है तुम सामने से ठोक देना उसको, लेकिन अन्याय नहीं सहना। मेरी आज तक फैमिली ने भी ये बात नहीं बोली मुझसे, बट वो बोलता है कि तू चाहे कुछ भी करे, तू कभी गलत नहीं हो सकती, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जिसको दिक्कत रहे या नहीं रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त बने रहे लाइफ में, और मेरा बॉयफ्रेंड बना रहे। बच्चों का देख रही हूँ, होता तो ठीक है, नहीं तो कोशिश तो यही है कि जीते जी इन्हें किसी अच्छे हाथों में सौंप दूँ, तो इनको देखभाल कर सके, अच्छे से रख सके। क्योंकि टेंशन जितना है, मुझे तो लगता नहीं है ज़िंदगी मेरी ज़्यादा बड़ी है अभी आगे, बाकी ऊपर वाला ही देखने के लिए। मैं तो बस महादेव का ही भरोसा कर सकती हूँ, इंसानों पर नहीं करती। मजबूर हो गई थी, इसलिए मुझे अपना QR कोड भी शेयर करना पड़ा, ताकि हो सकता है किसी में इंसानियत जागे, और जो होगा मेरे जैसा दिल से सोचने वाला, उसके दिल तक मेरी बात जरूर जाएगी। क्योंकि ये भी बाय नेचर एक चीज़ होती है कि इंसान ऑब्जर्व कर लेता है। सच्चा इंसान जो होता है वो सच्चे के साथ जाके खड़ा हो जाएगा, झूठा इंसान झूठे के साथ जाके खड़ा हो जाएगा। ये बाय नेचर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।